Hello students, how are you all? How is your study going on? Okay, today we will start with class 10 political science chapter first, power sharing. As you have studied about in class 9 lecture, uh, class 9 chapters are the continuations for class 10th chapter. So if you have good fundamental base of class 9, then class 10 chapter became very easy. Okay, this applies both to political science and history. दोनों में ही पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में ये काम करेगा. अगर आपका 9th का बेसिक तैयार है और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10th के चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएंगे. So make sure you have a good revision and a good command over the class 9 lecture. Okay. So as to class 10 lecture, carefully read this chapter. Now the first topic is power sharing. Power sharing is a very simple to understand the thing. For example, let's take a case study of a school. है ना? What happened in a school? You have a kind of hierarchy, like you have principal on the top, the whole of the school. वो सब कुछ सबसे मेन जो होता है टॉप पर प्रिंसिपल होता है. स्कूल में सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास होती है. देन यू हैव सेक्शन इंचार्ज ऑफ प्राइमरी सेक्शन, द मिडिल सेक्शन एंड द हायर सेक्शन एंड द हायर सेकेंडरी सेक्शन. इस तरीके से सेक्शन इंचार्ज होते हैं 3-4. देन विद दिस सेक्शन इंचार्जेस देयर वुड हैव टीचर्स एंड क्लास टीचर्स. उनके अंडर में सेक्शन टीचर्स के इंचार्ज के अंडर में टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, एक्सेट्रा. तो ये क्या हुआ, एक हायरार्की सिस्टम हुआ. आई बात समझ में? तो सो दिस इज अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग. व्हाट हैपनिंग हियर, द पावर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्कूल. ठीक है, पावर को बांटा गया है क्योंकि एक इंसान अकेला बैठ के तो सब कुछ मैनेज और कंट्रोल नहीं कर सकता ना. पावर तो उसको देनी पड़ेगी. ये दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. एंड सिमिलर टू दिस सेटअप that occurs in the school or in any other body that might be you familiar with, we have this power sharing that occurs on the national level. नेशनल लेवल पे आपको पता ही है कि पावर शेयरिंग क्या होती है. जैसे कि इंडिया में जो है हमारे फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया गया है और 3 है हमारे, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है एंड जुडिशरी है. ये इस तरीके ये पावर शेयरिंग किया गया है. लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट इज़ पावर शेयरिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. So for now let's take 2 interesting example which is given in your NCERT. Okay, one is from Belgium and the other is from Sri Lanka. Now both of these studies will help us to understand the concept and idea of power sharing, but that would be in a different kind of manner. वो कैसे अभी स्टडी करेंगे जब अपन को समझ में आ जाएगा. फर्स्ट, बेल्जियम जो है, बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं. बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल नेशन, स्मॉलर देन वी कैन से द स्टेट ऑफ हरियाणा इन इंडिया. मतलब हरियाणा से भी छोटा एक स्टेट, ना जो हरियाणा स्टेट से भी छोटा एक नेशन है. And if you look onto the map of Belgium which is given in your NCERT, so you would have the French speaking population that reside in Wallonia, that accounts for nearly I think 40% of the population. In contrast to that, you have the Dutch speaking population in the Flemish area of 59% Dutch speakers. And so overall if you look onto the global picture, 1% here would be the people who speak German. क्या लिखा हुआ है कि बेल्जियम का जो पूरा मैप बना हुआ है उसमें आपको बताया है कि 40% जो है वो 40% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, फ्रेंच की है.
और 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग पीपल की है, यानी मेजॉरिटी किसके पास है, डच स्पीकिंग पीपल के पास है। और जो रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन है वो जर्मन बोलती है, जर्मन स्पीकिंग है ना। ये है ओवरऑल नेशन के मैप के हिसाब से। बट इफ़ यू नोटिस द पिक्चर ऑफ बेल्जियम, the picture predominant population of Belgium is Dutch speaking, but a interesting contrast exists in the capital Brussels. क्या मतलब हुआ इसका कि इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट मीन्स इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है उसमें बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे नेशनल लेवल पे जो थे फ्रेंच स्पीकिंग कम थे और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स उसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है और डच स्पीकिंग पीपल कम है। ठीक है। Now what happened in the capital of Brussels is you have only 20% people who are Dutch speaking and 80% people who are French speaking. देख रहे हैं आप क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया। 80% people are French speaking. So what happened within the country and what happened within the capital is different. Now, to maintain this balance, there were numerous amendments that were released between 1970 to 1993. And of their 4 basic amendments, the final declaration, we should say, that came out was that each and every speaking language should have an equal representation in the government. Now, because of this, Belgium prospered. Means बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को वो सॉर्ट आउट करना चाहती थी, ना कि इसके लिए कोई झगड़ा या इस तरीके के वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और ये नहीं क्रिएट करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट 4 जो थे अमेंडमेंट किए थे। वो क्या थे? एज इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। And second is many powers of the central government have been given to the state governments. क्या किया? फर्स्ट उन्होंने जो अमेंडमेंट किया वो किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग हो या फिर फ्रेंच स्पीकिंग हो, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया, मतलब इक्वल परसेंटेज होनी चाहिए बोथ लैंग्वेजेस की इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड उन्होंने अमेंडमेंट में क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रलाइज हो चुकी थी उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया, और उसमें भी उन्होंने सेम परसेंटेज रखी दोनों लैंग्वेजेस की। ठीक है। थर्ड में ब्रुसेल्स इज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। ठीक है। और वहाँ पर बोथ द कम्युनिटी, द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थे रिप्रेजेंटेशन उनका बराबर रखा और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। ठीक है। इससे उनका क्या हुआ, एटमोसफियर उनके देयर वर मोर पीस एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने से या इस तरीके से वॉर, सिविल वॉर्स होने से खुद के नेशन का ही नुकसान होता है। एंड द फोर्थ वन इज अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। सब फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट से उनका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक गवर्नमेंट और होती है, जैसे डच है, डच स्पीकिंग पीपल है, तो वो अपनी कम्युनिटी में उनके जो कल्चर है, उनकी जो एजुकेशन है या उनके जो कुछ भी कल्चरल एक्टिविटी है उसको वो संभाल के रखना चाहते हैं, तो उस बेस पे भी एक इलेक्शन होते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये 4 जो मेन काइंड ऑफ अमेंडमेंट किए, उससे क्या हुआ उनके नेशन में, मतलब इट इज़ वेरी पीसफुल फॉर देम, और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, मतलब इट इज़ कॉल्ड बेल्जियम मॉडल। ओके, क्योंकि वो इसमें सक्सेसफुल हुए। ठीक है। ये हुआ बेल्जियम का मॉडल। और
As of now, Belgium is the headquarter for European Union also. मतलब बेल्जियम की ही कैपिटल ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी चूज़ किया गया. In Belgium, you have community government. Established community government means the government based or the group of organization that based on the language. ठीक है ना. Now we can say Belgium has peaceful history because each and every linguistic group was given a power representation in the government. Because of this, things got much smoother in Belgium. ठीक है. Now talks about a contrast study with you have a majority government in Sri Lanka, okay, that was in power, and because of that majority government, you had the idea of majoritarianism. What? Majoritarianism. क्या होता है? What is that means? The government that in power have more rules to would give special preference to that. जैसे Sri Lanka के, as you can see, if you look onto the map of Sri Lanka given in your NCERT, you nearly 74% of the people who are Buddhist speaking. Means 74% are Sinhalas people who speak Buddhist, and of the remaining you have 18% which are Tamil people. ठीक है. Tamil speakers. Within the Tamil speakers, you have the Sri Lankan Tamil and the Indian Tamils. These Sri Lankan and Indian Tamils have their own representation. Besides this, you have 7% Christian that are seen, and these 7% Christians are both Tamil और सिन्हाला. क्या लिख रखा है कि जो श्रीलंका में है मेजॉरिटीनिज्म चलता है, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स की, वो जो बुद्धिस्ट स्पीकिंग है लैंग्वेज है, और 18% पीपल है वो है तमिल. और तमिल में भी देयर आर टू काइंड ऑफ, एक तो है जो वहाँ के श्रीलंकन तमिल्स हैं और एक है इंडियन तमिल्स. और इसके अलावा जो 7% बचता है वो वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और ये है कि क्रिश्चियन में तमिल भी है और सिन्हाला दोनों मिक्स है. तो in Tamils, within Tamils, there are Sri Lankan and Sri Lankan Tamils whose percent is 13%, located mainly in the northern and eastern area. ओके, 13% लोग जो हैं वो तमिल श्रीलंकन है. एंड द इंडियन तमिल्स areas are those people whose forefather came to Sri Lanka ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड. वहाँ पर वो फार्मिंग के लिए उनको बुला लिया था उनके फोरफादर्स, जब से वो वहाँ रह रहे हैं श्रीलंका में कॉलोनियल पीरियड से, मतलब तब से उनके फोरफादर्स वहीं हैं, तो वो वहीं रह गए. व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस in 1948, व्हाट हैपेंड? श्रीलंका को जब 1948 में उनको आज़ादी मिली, वो दे गॉट इंडिपेंडेंट, तो क्या हुआ? What happened? Sinhalas were in majority and they came in power. वो मेजॉरिटी में थे और सारी पावर उनके पास आ गई. एंड इफ़ यू हैड अ काइंड ऑफ सिन्हालास गवर्नमेंट दैट वाज इन पावर, दे वर अगेंस्ट द तमिलियंस एज दे वर अगेंस्ट द तमिलियंस. मेजॉरिटी में तो थे, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट और उनके आइडियाज़ ये थे कि वो उन तमिल लोगों के खिलाफ थे. उन हर जगह उनके साथ उनको ऐसा लगता था कि गलत हो रहा है हमारे साथ, हमको कम मौके मिल रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे लिए कम है, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, कैसे भी हमको पीछे रखा जा रहा है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है. ऐसा तमिल लोगों को लगता था, जो था भी एक्चुअल में. वो सिन्हाला पीपल वर डूइंग लाइक दिस. ओके,
So as a result, the Tamilian felt much more aggrieved and they were demanding a separate Tamil alum. मतलब तमिल एलम मतलब एक अलग तमिल स्टेट. दे वर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द श्रीलंका. ओके, because you have Sinhalese who were in majority and run the power, they declared certain educational institutions. You have special seats and special reservations for Buddhist speaking people, and they have declared Buddhist as their official language. तो ये सब क्या हो रहा था? ये तो प्रेफरेंस के उस पर ही चल रहा था कि बुद्धिस्ट लोगों को प्रेफरेंस दी जा रही है, ओनली एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए. जैसे इंडिया में देखिए आप 22 लैंग्वेजेस को, इतनी डाइवर्सिटी है तो एक लैंग्वेज को आप कैसे कर सकते हो? तो 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज कर रखा है और उन्होंने एक ही लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया. तो मतलब सो दे वर काइंड ऑफ ह्यूज प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स, वी कुड से. प्रेफरेंशियल हो रही थी और उसमें प्रेफरेंस किसको दी जा रही थी? बुद्धिस्ट पीपल, सिन्हला स्पीकिंग पीपल को. ठीक है, तो प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स स्टार्टेड टू डेवलप इन श्रीलंका. As we can see, the country of Belgium and Sri Lanka witnessed power sharing, but they had different routes for the power sharing. In Belgium, it was more peaceful and more systematic, but in the case of Sri Lanka, it's not like that. There was Sinhalas and Tamils who had who had constant war with one another. मतलब कंटिन्यूसली उनके बीच में सिविल वॉर्स हो रहे हैं. सिविल वॉर्स से आपको भी पता है कि सिर्फ नुकसान नहीं होता है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है. और इसके मुकाबले बेल्जियम ने जो भी पॉलिसीज़ अपनाई है उससे उनका डेवलपमेंट है, वहाँ पीस है और सब चीज़ मतलब मैनेजमेंट से चल रही है वहाँ बेल्जियम में. और यहाँ श्रीलंका में everything was messed up. Okay, so students, what we learned from Sri Lanka and the story of Belgium is that refusing power sharing and doing power sharing can lead to different outcomes, है ना. यानी कि पावर शेयरिंग को जो एक्सेप्ट करते हैं और जो पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके क्या क्या रिजल्ट सामने आते हैं, ये दो स्टोरी इससे हमको पता चला है ना. इसमें क्या हुआ है? इन बेल्जियम वेयर द गवर्नमेंट वाज accommodating the unity of country can only be secure if you share the power between the two communities, the French and the Dutch speaking. ठीक है, and they got good result of this. मतलब उन्होंने ये इस तरीके की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने पावर शेयरिंग की पॉलिसी को कि भाई डच पीपल और फ्रेंच पीपल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की पॉलिसीज उसके लिए जो भी अमेंडमेंट करने पड़े वो उन्होंने किए और वो सक्सेसफुल हुए, उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले, है ना. But in the contrast, example of Sri Lanka, where the majority of the Sinhalas speaking community refused to share the power between the Sinhala and the Tamil speaking. तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी में थे सिन्हाला कम्युनिटी के पीपल, उन्होंने मतलब पावर शेयरिंग करने से मना कर दिया. दे रिफ्यूज्ड द प्रपोजल. और फिर क्या हुआ? एंड दे गॉट बेटर आउटकम्स, दे गॉट सिविल वार्स. सो दैट्स हाउ मच इज़ पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट. ये दो एग्जाम्पल हमको ये समझाते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.